हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रुद्रमा देवी कहती है, एक बार असफल होने का मतलब यह नहीं है कि हर बार असफल होना है। ऐसी ऐसी तरकीबें निकालो जिनके असफल होने का सवाल ही नहीं उठता हो। तुम दमयंती देवी हो, ठंडे दिमाग से सोचोगी तो जरूर कोई ना कोई राह निकल आएगी। यह सब सुनकर दमयंती देवी कुछ पलों के लिए चुप हो जाती है और फिर झूले पर बैठ जाती है। हल्के हल्के झूले के हिलते ही आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ पलों के बाद बंद आंखों से ही बोलना शुरू करती है। उसके अपनों की संख्या कुछ कम नहीं है। फिर आंखें खोलती है और कहती है, सबसे आसान टारगेट है प्रीति, उसकी प्यारी मुंह बोली बहन। उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल है उसके तीनों बच्चों में से कोई एक या फिर तीनों भी हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल है रोहित मारवा। अब रुद्रमा देवी से पूछती है, अब आप ही बताओ कहाँ से शुरुआत की जाए। रुद्रमा देवी अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहती है, हमला करो, बार बार करो, लगातार करो, शुरुआत प्रीति से करो। उससे बात ना बने तो उसके बच्चों के बारे में सोचो। जरूरत पड़ने पर रोहित मारवा का सामना करो। इससे भी बात ना बने तो सब पर एक साथ हमला करो, परंतु बहुत सोच समझकर पूरी रणनीति बना लेने के बाद एक एक कदम फूक फूक कर रखो। श्रवण गुलेरिया का बंगला। ओमकार ने सोचा कि आज पहले अपने माता पिता के मन की बात का पता लगाया जाए, उसके बाद सनी के पास जाए, क्योंकि एक बार सनी के पास पहुंचने के बाद उन्हें अपने काम के सिलसिले में पूरा दिन व्यस्त रहना था। यह सोचकर वह पहले अपने माता पिता के बंगले पर पहुंच जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि उसके माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। शकुंतला कहती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि यह ख्याल ही मुझे कितनी खुशी देता है कि उनकी सारी दौलत, शान और शौकत ऐस हमारे हो जाएंगे। तभी श्रवण कहता है, अरे भाग्यवान, यह तो बाद की बातें हैं, अभी तो वह तुम्हें सोने और हीरो से तोल देंगे। विश्व के सबसे कीमती हीरो से बनाए गए उन हारों को जब तुम पहनोगी तब कितनी खूबसूरत लगोगी। तुम्हारी चांद सी खूबसूरती सूरज से चमकने लगेगी। तुम अपनी उम्र से और 10 वर्ष कम दिखोगी। ओमकार घर के दरवाजे से ही उन दोनों की बातें सुन रहा था और मन ही मन उनकी इस लाजवाब जोड़ी पर उन्हें धन्य कह रहा था। अब ओमकार को यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, हो ना हो इन दोनों ने कोई बड़ी पार्टी फंसाई है। उन दोनों की इस हरकत को देखकर उसे मन ही मन उन पर तरस भी आने लगता है कि गुलेरिया परिवार जैसे घराने का हिस्सा होने के बाद भी, अपार धन संपत्ति होने के बाद भी इनका लालच खत्म होने का नाम नहीं लेता। मेहनत के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते और दौलत के नाम पर संपत्ति के ढेर पर ही उठना बैठना, सोना खाना पीना सब चाहते हैं। अब ओमकार आगे बढ़ना शुरू करता है और उन दोनों के पास पहुंच जाता है। फिर उनकी ओर देखते हुए कहता है, मरने के बाद इंसान सब कुछ इसी धरती पर छोड़कर जाता है। उसकी बात सुनकर हंसते हुए श्रवण कहता है, लेकिन जीते जी सुख केवल इसी धरती पर ही लिया जा सकता है। मरने के बाद की दुनिया किसी ने नहीं देखी, वह दुनिया होती भी है या नहीं, और अगर होती भी है तो वहाँ सुख होता है या दुख, यह सब किसी को नहीं पता। लेकिन जो सब जानते हैं वह यह है कि संपत्ति में सुख है और वह केवल इसी जन्म में प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि अगला जन्म भी किसी ने नहीं देखा। ओमकार श्रवण गुलेरिया की बात सुनकर हल्के हल्के अपनी गर्दन हिलाता है और मन ही मन सोचता है, मैं भी कहाँ पत्थर से सिर फोड़ने बैठ गया। जिस काम से आया हूँ मुझे इस पर फोकस करना चाहिए। वाद विवाद या तर्क में इनसे जीतना नामुमकिन है। जीवन को जीने का इनका अपना अलग ही दर्शन शास्त्र है। धन्य है मेरे माता पिता। ओमकार को इस तरह से सोच में खोया हुआ देखकर शकुंतला कहती है, आओ मेरे बच्चे। फिर अपने पास में रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ मेरे पास बैठो। ओमकार चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। शकुंतला आगे कहती है, तुम्हें सुबह सुबह यहाँ देखकर ही हम समझ गए हैं कि तुम्हारा जवाब हाँ है। अगर ना होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। ओमकार कहता है, सही समझा आपने। शकुंतला एक गिलास में जूस डालकर ओमकार की तरफ बढ़ा देती है और कहती है, साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने का मौका हमें भी कभी कभार ही मिलता है। अब समय पर आ ही गए हो तो अपने माँ बाप से यह सुख मत छीनो। ओमकार चुपचाप टोस्ट उठा लेता है और खाना शुरू कर देता है। फिर बीच में ही कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह दुर्भाग्यशाली कौन है जो मुझे खरीदना चाहता है। ओमकार का व्यंग्य सुनकर श्रवण गुलेरिया के खून में आग लग जाती है, लेकिन वह अपने दांतों कचकचाते हुए मन के भावों को बाहर नहीं आने देते। तभी शकुंतला बड़े ही प्यार से कहती है, बेटा ऐसी कड़वी बातें नहीं करते। अब ओमकार आगे कहता है, ठीक है तो कम से कम इतना ही बता दो
कि मेरे लिए कोई लोली लंगड़ी आंधी खानी महंगी तो नहीं ढूंढी है। लड़की तो साबुत है ना। शकुंतला कहती है, ओहो, ये कैसी बातें कर रहे हो। हम भी समाज में उठते बैठते हैं, अपने घर के लिए अच्छी से अच्छी बहू लेकर आएंगे। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़े ही हैं जो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। शकुंतला अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, पराशर टेक्सटाइल ओनर की इकलौती बेटी का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। बस यही वह शब्द थे जिन्हें उगलवाने के लिए ओमकार यहाँ तक चला आया था। वह सिर्फ उस खानदान का नाम जानना चाहता था जिसकी चौखट ओमकार को हलाल करने के लिए उसके माता पिता ने चुनी थी। उसे लड़की के नाम, काम, अकल, शकल से कोई मतलब नहीं था और न ही वह उसके बारे में कुछ जानना चाहता था। यह सुनते ही ओमकार अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मर्जी की लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। अपनी इन गंदी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरा बेटा पैदा कर लो, और वह भी बिल्कुल अपने जैसा, ताकि वह तुम्हारी लीक को निभा सके। भूल जाओ कि ओमकार नाम का तुम्हारा कोई बेटा भी है। ओमकार दनाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। शकुंतला और श्रवण उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए रह जाते हैं। शकुंतला चिल्लाते हुए कहती है, तुम यह अच्छा नहीं कर रहे हो, ना अपने लिए ना उस लड़की के लिए। ओमकार बिना मुड़े जवाब देते हुए आगे बढ़ जाता है, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। कुछ भी करने से पहले रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया का ख्याल कर लेना। ओमकार अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। पीछे श्रवण थक जाने की वजह से झुककर अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लेता है और हंसते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। इस उम्र में ओमकार के पीछे पीछे भागने से उसका दम फूलने लग गया था। शकुंतला उसकी पीठ पर हाथ रखती है, फिर पूछती है, तुम ठीक हो ना? श्रवण हंसते हुए जवाब देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद दोनों वापस अंदर आते हैं। श्रवण कहता है, मुझे लगा था कि उसे लड़की की जान पर बनाएगी तो यह लड़का हमारी बात मान लेगा, पर इस पर हमारी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। यह उल्टा हमें ही अनिका और रोहित की धमकी देकर गया है। शकुंतला कहती है, देने दो उसे धमकियां, हम भी उसके माँ बाप हैं, ऐसे पीछे नहीं हटने वाले। श्रवण कहता है, क्या तुम रोहित मारवा से भिड़ने की सोच रही हो? शकुंतला कहती है, अजी तुम भी बड़े डरपोक हो, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। जरा अनिका और रोहित का नाम सुना नहीं कि डर से हालत खराब हो रही है। थोड़ा सोचो, वह दोनों हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। रिश्ते में हम भी उन्हें उनके चाचा चाची लगते हैं। श्रवण कहता है, देखो अच्छी तरह सोच लो, रोहित मारवा से उलझना भारी पड़ सकता है। शकुंतला कहती है, जी सोच लिया, ऐसे डर डर कर जिएंगे तो फिर पड़ गई हमारी पूर्ति। मैं भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। इस ओमकार के किए का भुगतान अब वह लड़की करेगी। फिर सातिर अंदाज में कहती है, यदि वही लड़की धरती से कम हो जाए तो ओमकार के पास इनकार का क्या कारण रह जाएगा। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। प्रीति अनिका की मदद करते हुए कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अनिका की मदद कर रही है, लेकिन उसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद जब वह दोनों विशु के रूम से बाहर निकल आती हैं, तब अनिका प्रीति से कहती है, तुम क्या सोच रही हो? क्या ओमकार से जुड़ी कोई बात है? ओमकार का नाम सुनते ही प्रीति के चेहरे पर शर्म दिखाई देने लगती है। वह अपना चेहरा नीचे करके गर्दन नाक ना में हिला देती है और कहती है, नहीं दी, इस वक्त मैं ओमकार के बारे में नहीं सोच रही हूँ। फिर अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, दरअसल मैंने आपको विशु की जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें एक रिपोर्ट ऐसी थी जो आपको दिखाना बेहद जरूरी है, लेकिन मैंने आपको वह नहीं दिखाई। और चलते चलते अपनी जगह पर रुक जाती है और अपने दोनों हाथों को मोड़कर प्रीति की तरफ देखने लगती है। एक पल रुककर प्रीति एक और टकटकी लगाकर देखते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती है, मेरा मतलब है विशु की ब्लड रिपोर्ट से जो रिपोर्ट्स मैंने कलेक्ट की थी उनमें से एक ऐसी भी थी जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए मैंने दूसरे कुछ सैंपल के साथ उस रिपोर्ट को हायर लेवल पर एग्जामिन करने के लिए भेजा था। मेरे हिसाब से अब तक रिपोर्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। कुछ सेकंड के बाद अनिका की आंखों में देखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, यदि आज मुझे आपके साथ मीटिंग में नहीं जाना होता तो मैं खुद जाकर रिपोर्ट के बारे में पता लगाती। अनिका समझ जाती है कि प्रीति क्या कहना चाहती है, इसीलिए वह प्रीति से कहती है, आज मीटिंग का पहला दिन है, अगर विशु से संबंधित इमरजेंसी नहीं है तो तुम हमारे साथ ही चलो। पहला दिन मिस कर देने से तुम्हें आगे कुछ समझ नहीं आएगा। फिर मुस्कुराकर प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, माना कि तुम्हें अपने प्रोफेशन से इतना प्यार है कि उसे हफ्ते के लिए भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम कल या परसों जाकर उन रिपोर्ट्स के बारे में पता कर सकती हो। प्रीति को अनिका की बात उचित जान पड़ती है, इसीलिए वह मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है।
डाइनिंग हॉल मारवा हाउस। रोहित डाइनिंग हॉल से होते हुए अपने कमरे में जा रहा था, तभी उसे डाइनिंग हॉल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सुनकर पहले वह अपने कदमों की गति को धीमा कर लेता है और उसके बाद अपनी जगह पर रुककर बातें सुनने लगता है। नौकर हरी कहता है, जो आज मैडम ने कहा वह सब तो सही है, परंतु वह केसर सिंह कह रहा था कि उसने घर में प्लेट और गिलास को खुद खिसकते हुए देखा है। तभी रमेश उसे जवाब देता है, तुम फिर यही बातें लेकर बैठ गए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, फिर वही बात कह रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? यहाँ कोई भूत नहीं है। हरी कहता है, मैंने कब कहा कि यहाँ भूत है? मैं बस तुम्हें बता रहा था कि वह केसर कह रहा था कि जब वह डाइनिंग हॉल की सफाई कर रहा था तब उसने टेबल के नीचे काले रंग के अद्भुत प्लेट गिलास देखे। वह यह भी कह रहा था कि ऐसे खूबसूरत बर्तन उसने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखे। जब उसने साफ करने के लिए बर्तनों को उठाने की कोशिश की तो वह बर्तन खिसक कर सोफे के नीचे चले गए। फिर अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए आगे कहता है, और सोफे के नीचे से गायब हो गए। रमेश कहता है, पहले तुम यह बताओ कि यह कब की बात है? हरी जवाब देता है, यही परसों की बात है। इस पर रमेश पलटकर जवाब देता है, परसों केसर बहुत परेशान था। उसकी अपनी पत्नी के साथ सोने की चूड़ियां बनवाने को लेकर अच्छी खासी कहासुनी हो गई थी। फिर इधर उधर देखकर अपनी आवाज को धीमी करते हुए कहता है, किसी ने कहना मत, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। उस रात दुखी होकर उसने 2 घूंट ले लिए थे। यह उसी का असर होगा कि उसे पूरी दुनिया दौड़ती हुई नजर आ रही होगी। अभी तुम्हें केसर की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। डर के बारे में सोचोगे तो डरने के 1000 कारण पैदा हो जाएंगे। वह दोनों अपना अपना काम करते हुए अपनी बातों को इसी तरह जारी रखते हैं। रोहित उन्हें बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। रोहित अनिका का बेडरूम। जब रोहित अपने कमरे में पहुंचता है तो अनिका आज की मीटिंग के लिए लगभग तैयार हो चुकी थी। इस वक्त वह शीशे के आगे खड़ी थी। जब रोहित अंदर आता है तब अनिका देखती है कि उसके माथे पर कुछ परेशानी की लकीर नजर आ रही थी। अनिका रोहित के पास आ जाती है और कहती है, सब ठीक है ना? रोहित बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे देता है, नहीं ठीक नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहने के बाद रोहित को एहसास होता है कि यह सब बताकर वह अनिका की एक नई परेशानी बढ़ा रहा है। अब रोहित बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका किसी भी तरह से उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। अंत में अनिका कहती है, बाद में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, इससे अच्छा है कि अभी ठीक ठीक बताओ कि बात क्या है। रोहित कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। बड़ी ही अजीब सी बात है, पता नहीं इस बात का कोई मतलब भी है या सिर्फ कोई इंसिडेंट है। रोहित की बात सुनकर अनिका अपने दोनों हाथ मोड़कर खड़ी हो जाती है और एकटक होकर उसी की ओर देखने लगती है। जब रोहित के पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं रहता, रोहित कहता है, घर में अचानक से कहीं पर भी कोई भी चीज प्रकट हो जाती है। प्रकट होने तक ठीक है, लेकिन प्रकट होने के साथ साथ कुछ चीजें गायब भी हो जाती हैं। इसके बाद रोहित संक्षेप में आज की सुनी हुई बातों के अलावा अनिका को बच्चों के कमरे में बाहर रखी हुई टेबल और उनके कमरे के बाहर रखे हुए पायदान के बारे में भी याद दिलाता है। अब अनिका रोहित से कहती है, तुम्हारा शक बेबुनियाद नहीं है। मुझे भी पिछले कुछ दिनों से घर में किसी अजीब चीज की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। घर में ऐसी कोई तो चीज मौजूद है जो हमारी निगाहों से छिपी हुई है। अब पता यह लगाना है कि कोई एक चीज है या एक से ज्यादा चीजें हैं, या फिर यह किसी का सोचा समझा प्लान है। कुछ पल के लिए दोनों खामोश हो जाते हैं। उसके बाद रोहित अनिका से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? अनिका रोहित का तनाव कम करने के लिए कहती है, कुछ नहीं, अभी सिर्फ चलने की तैयारी करनी चाहिए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बस अभी बच्चों से मिलकर आती हूँ। इसके बाद अनिका कमरे से बाहर चली जाती है और एक बड़ा सा मैसेज टाइप करके मयूर को भेज देती है। फिर अब्दुल और परशुराम सूर्यवंशी दोनों का मीटिंग हॉल में तुरंत आने के लिए मैसेज कर देती है। दमयंती देवी का किला। दमयंती एक शिक्षा लाइन से एक्सपर्ट हर्षिता से कहती है, तुम दोनों ने बढ़िया काम किया है, इसी तरह और भी जानकारी हासिल करो। इसके बाद वह योगेश से बात करते हुए उसे आदेश देती है, मुझे अनिका, रोहित और उनके बच्चों की पल पल की जानकारी चाहिए। साथ में प्रीति की भी हर पल की जानकारी चाहिए, विशेषकर कब कौन कहाँ जाता है, कब कौन कहाँ जाने वाला है। इसकी जानकारी तुम मुझे दोगे। तभी योगेश कहता है, माँ साहिबा, रोहित, अनिका और प्रीति तीनों ही कल किसी मीटिंग में जाने वाले हैं और उनकी बातचीत से पता चलता है
कि यह मीटिंग कुछ दिनों तक लगातार चलने वाली है। एकदम सही दिन हमें नहीं मालूम कि यह कितने दिन तक चलेगी, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि यह सिलसिला कम से कम 4 से 5 दिन का जरूर है। दमयंती कहती है, इसके अलावा मुझे उसके बच्चों की पूरी दिनचर्या की जानकारी चाहिए। आसपास की पूरी जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो, उनका कमरा, खेलने की जगह, आने जाने का क्षेत्र, इसके अलावा सभी तरह की जरूरी जानकारी इकट्ठी करके जितना जल्दी हो सके मुझे भेजना। योगेश कहता है, जी माँ साहिबा। इसके बाद दमयंती फोन रख देती है। दमयंती देवी के फोन रखने के बाद योगेश और हर्षिता राहत की सांस लेते हैं। तभी हर्षिता कहती है, हमें यहाँ कब तक इसी तरह फंसे रहना होगा। योगेश कहता है, हमारी जिंदगी बच गई है, इसके लिए धन्यवाद करो। जो कहा गया है वह चुपचाप करती चली जाओ, इसी में हम दोनों की सांसों की भलाई है। बच्चों का कमरा मारवा हाउस। अनिका बच्चों के कमरे में पहुंच जाती है। अनिका को सुबह सुबह अपने कमरे में देखकर तीनों बच्चे अपने अपने काम को छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। अनिका सबके सिर पर हाथ फेरकर उनके साथ बेड पर बैठ जाती है। रिया कहती है, मम्मा बताइए, मशीन ज्यादा पावरफुल होती है या इंसान? इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, अलेक्जेंडर झट से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस धरती पर सुपर नेचुरल पावर को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान ही होता है। रिया कहती है, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर कोई इंसान मशीन को खुद से भी ज्यादा ताकतवर बना देगा तो ज्यादा ताकतवर तो मशीन ही मानी जाएगी ना। जिस तरह से दुनिया में सभी की डिपेंडेंसी, निर्भरता मशीनों पर बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे मशीन ही हर एंगल से इंसान से ज्यादा ताकतवर साबित होगी। तभी दोनों भाई बहनों को एक बार फिर से इस टॉपिक पर डिस्कस करते हुए देखकर आर्यन फिर से अपने माथे पर हाथ रख लेता है और तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। फिर बीच बचाव करते हुए रिया की तरफ देखकर कहता है, जब मशीन ज्यादा ताकतवर हो जाएगी तब तुम्हारी बात सही साबित हो जाएगी और अलेक्जेंडर तुम्हारी बात मान जाएगा। तब तक तुम दोनों केवल इंतजार करोगे। अब इस टॉपिक पर आगे कोई बात नहीं होगी। तीनों बच्चों की बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उनकी बातें सुनने के साथ साथ हर तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी। फिर वह अच्छी तरह से देखकर तसल्ली कर लेती है कि कोई नई या अजीब चीज बच्चों के कमरे में मौजूद नहीं है। उसके बाद वह अपने कानों की मदद से वहाँ होने वाली हर आवाज को अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करती है। जब उसे वहाँ किसी तरह की कोई अजीब आवाज नहीं आती तब वह राहत की सांस लेती है। उसके बाद कमरे की बालकनी की तरफ की खिड़की दरवाजों को बंद करके पर्दे डाल देती है और तीनों बच्चों से कहती है, देयर इज ए लिटली इमरजेंसी, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करेंगे। इसके बाद कुछ जरूरी निर्देश देने के बाद वह रूम से अच्छी तरह बंद करके बाहर खड़ी हो जाती है और हर तरफ चोर निगाहों से जांच कर लेती है। फिर सीधा मीटिंग हॉल में पहुंच जाती है। हॉल में जाने से पहले भी अच्छी तरह देखती है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है और इसके लिए खास अपने कानों का इस्तेमाल करती है। अनिका को देखकर अब्दुल कहता है, मैडम क्या कोई इमरजेंसी है? तभी परशुराम सूर्यवंशी कहता है, मैडम आप सिर्फ आदेश कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अनिका मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखती है और कहती है, मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। इसके बाद अनिका सभी जरूरी विषयों पर उन दोनों के साथ चर्चा कर लेती है। फिर अंत में पूछती है, क्या आप दोनों में से किसी के मन में कोई सवाल है? परशुराम कहता है, नहीं मैडम, कोई सवाल नहीं है। आप निश्चित होकर जाएं, हम बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर बाद गुलेरिया परिवार की ओर से बड़े बड़े पार्सल बॉक्स मारवा हाउस के मुख्य दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे अनिका का कॉल आ जाता है। वह कहती है, उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, अंदर आने दो, बच्चों के लिए जरूरी सामान है। अगर उन्हें गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तो वह अभी के अभी वापस भी भेजने होंगे। कुछ ही देर में यह सामान लेकर मयूर के आदमी बच्चों के कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर करीब 10 मिनट बाद वही आदमी उन सभी डिब्बों को बच्चों के कमरे से वापस लेकर चले जाते हैं। मारवा हाउस से गुजरते हुए उनमें से एक आदमी सामान्य लहजे में कहता है, आजकल के बच्चों के इतने नखरे हैं कि उन्हें आसानी से कुछ पसंद नहीं आता। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, पहले ही उनसे पूछ लेना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर हमें क्या? जब मंगाने वालों को कोई आपत्ति नहीं तो हम लाने वालों को क्यों होगी? हमारा तो काम है मालिकों की सेवा करना। उसकी बात सुनकर बाकी आदमी हंसने लगते हैं और यही सब बातें करते हुए वह सब मारवा हाउस से बाहर निकल जाते हैं। मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर वैनिटी ट्रक में हर्षिता विविध काय को लेकर घर के अलग अलग कोनों में घूमते हुए बच्चों के कमरे के पास पहुंच जाती है। फिर कुछ देखकर अचंभित रह जाती है और योगेश से कहती है,
यह अनिका और रोहित कौन सी फौज की लड़ाई पर जा रहे हैं जो इन्होंने अपने बच्चों के कमरे की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कर दी है। उसकी बात सुनते ही योगेश झट से स्क्रीन के आगे आ जाता है और सामने देखकर वह भी हैरान रह जाता है। कमरे के बाहर हर 2 कदम पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। यह सिक्योरिटी इतने उच्च प्रकार की थी जैसे किसी देश के प्रेसिडेंट को दी गई हो। योगेश कहता है, यहाँ से अंदर जाना नामुमकिन है। तुम एक काम करो, जैसे अनिका और रोहित के कमरे में जाने के लिए तुमने बालकनी का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी वही करो। हर्षिता कहती है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन दिन के वक्त विविध गाय को बाहर की तरफ से ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। उसका रंग काला होने की वजह से दिन के इस उजाले में उस पर किसी का ध्यान आसानी से जा सकता है। हम लोग यहीं से बच्चों के बाहर आने का इंतजार करेंगे और रात होने पर बालकनी की तरफ से उनके कमरे के अंदर जाएंगे। योगेश को हर्षिता की बात उचित जान पड़ती है। वह हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। साइबर सिक्योरिटी मीटिंग पैलेस, ग्रेटर नोएडा। आज मीटिंग का पहला दिन था। जब मारवा हाउस में भूमिका और कोटिल ने देखा कि अनिका खुद बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम कर रही है, तब कोटिल और भूमिका मारवा हाउस से मीटिंग पैलेस के लिए निकल जाते हैं ताकि वहां जाकर सभी इंतजामों पर सरसरी निगाह मार सके कि किसी तरह की कोई कमी ना रह गई हो। अगर जरूरी हो तो तुरंत इंतजाम किए जा सके। वह दोनों प्रीति को भी अपने साथ ही ले जाते हैं। यहाँ मारवा हाउस में बच्चों की सिक्योरिटी के लिए सभी इंतजाम करने के बाद अनिका और रोहित भी मारवा हाउस से मीटिंग पैलेस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पूरे विश्व के बेहतरीन हैकर्स जमा हुए थे जो इस साइबर ग्रुप का हिस्सा थे। वे सभी विश्व की साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध थे। दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी नई नई खोजों को अंजाम दे रहे थे। इनके आविष्कारों के लिए इन्हें फाइनेंस करता था साइबर सिक्योरिटी ग्रुप, जिसके हेड खुद अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा थे, और इसका संचालक था कोटिल।